बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इनकी बाकी अकाबरीन का, और अपने जो हमारे अकाबरीन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई हमें कि हज़रत हमारे पास आए और काफ़ी अच्छी दिलचस्प बातें हुई, और इन बातों से मुल्क के आने वाले वक्त के लिए कुछ हम लोगों की तरफ से हमने तजवीज़ें दी हैं, कुछ इन्होंने हमें दी हैं, और हम मुस्तकबिल के लिए बेहतर अंदाज में पॉलिटिकली एक सिस्टम को उस तरीके से चलाना चाहते हैं कि हर आदमी उसके ऊपर इतराज़ ना करे। तो उसके लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हज़रत का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी टीम का भी, कि उनने सब ने टाइम अपना इधर कीमती दिया। उनकी बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों के यहाँ हाज़िरी देना पिस्ता फगाड़ा के ख़ानदान के साथ, बुजुर्गों के साथ ताल्लुक़ रहा है, और मैं कुछ 6-7 महीने बाद यहाँ कराची आया हूँ, तो ज़रूरी समझा कि मैं उनकी खिदमतों की हाज़िरी दूँ, जिस तरह से पहले भी हाज़िरी देता रहा हूँ। तो हमने जो भी सोचा है आपस में कुछ चीज़ें शेयर की हैं, तो वो बड़ी मुस्बत हैं, और उसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए शायद हमारी कुछ मीटिंगें आगे भी जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है, आपकी मुलाकात भी साहब के साथ, तो इस पर बड़े मुख्तलिफ अंदाज में से देखा जा रहा है। क्या आने वाले जो इंतखाबात हैं इसके हवाले से नए किसी इत्तेहाद की हिकमत अमली है, या जो निगरान सेटअप है उस हवाले से कोई बातचीत हुई है, कोई पेशरफ्त, क्या कोई ऐसी खास बात हुई है? जैसे कि पीर साहब ने खुद फरमाया है कि तजवीज़ उन्होंने दी, जो कोई तजवीज़ हमने दी, अब तजवीज़ हो या तजवीज़ें हों, जब उसमें इत्तेफाक हो जाएगा तो आपके सामने रखेंगे। अच्छा मौलाना साहब, बहुत सारी बातों पे आपका तहफ़्फ़ुज़ात है, कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ और जरदारी की जो मुलाकात हुई थी दुबई पे, उस पर आपके अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात है जो दूर करने हैं, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात अब दूर हो गए? अच्छा, ये बताइए कि एमक्यूएम का है कि मर्दमशुमारी और फंक्शन मर्दमशुमारी, तो क्या इस इंतखाबात देख रहे होते हुए या आगे जाएंगे, और उनका कप्तान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप सियासत में? देखिए, जहाँ तक है मर्दमशुमारी का ताल्लुक, तो जाहिर है कि शायद मुश्तरका मफ़ाद कौंसिल का इजलास इसी के हवाले से होगा। अगर उसने हतमी करार दे दिया और गज़ट हो गया तो फिर तो किसी की बुनियाद पर हल्काबंदियाँ होंगी, वरना फिर कुछ भी जो मर्दमशुमारी है उसी के ऊपर हल्काबंदी जिस तरह पहले थी बरकरार रखी जाएंगी। और जहाँ तक कप्तान साहब का ताल्लुक है, वो किस्सा अब तमाम हो चुका है, इसको किसी संजीदा मजलिस में जिक्र न किया जाए तो अच्छा होगा। अच्छा, निगरान हुकूमत आ रही है, उसके बाद इलेक्शन नज़र आ रहे हैं आपको? तो निगरान हुकूमत बनती ही इसीलिए है कि उसने इलेक्शन कराने। हाँ, तो अब करीब नज़र आ रहे हैं, दूर नज़र आ रहे हैं सर? हाँ, तो करीब ही नज़र आ रहे हैं, इलेक्शन करीब नज़र आ रहे हैं। करीब नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अब हमने तो अपने वक्त पे छोड़ दिया है, सही है। और असम्बली तहरीर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद निगरान हुकूमत होगी। अब निगरान हुकूमत को फिर अपने हवाले से सोचना होगा कि वो इलेक्शन के हवाले से कितना मुतमईन है, उन्हें कोई टाइम चाहिए नहीं चाहिए, ये उनका मामला है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हम तो इलेक्शन में उतरेंगे। आपकी जमात आइंदा मुस्तकबिल में क्या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम नून से किसी से इलाक़ करेगी, किसी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी? सरदस्त तो हमारा उसूली फैसला जो पार्टी का है वो यही है कि हम हर हल्के पे कैंडिडेट लाएंगे, लेकिन हमारे जो ज़ेली तंजीमें हैं अज़ला की सतह पे, वो लोकल लेवल की एडजस्टमेंट कर सकेंगी जहाँ फायदा नजर आएगा इंशाअल्लाह। साहब, आपने महंगाई मार्च किया था, अब इतनी महंगाई हो रही है तो क्या अभी आप कोई मार्च करने का इरादा है? आवाम महंगाई की परेशान है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, और ये अच्छा है कि आपने जिक्र कर लिया है।
हुकूमत बनने से पहले या अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले इसी सूबा सिंध की सरजमीन पर मैंने कोई 2 बड़े जलसों से ये कहा था कि मुल्क की मईशत को जिस तरह ज़मीनबोस किया गया है, कम से कम मुझे नहीं लगता कि अगर हुकूमत हमारे हाथ में आएगी तो हम मईशत को उठा सकते हैं। सही। तो वो जो मुश्किलात हैं, जिस तरह IMF को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जिस तरह मुल्क को गिरवी रखा गया, जिस तरह आपके स्टेट बैंक को वहाँ गिरवी रखा गया और जिस इन्हितात का डॉलर के मुकाबले में रुपए का सफ़र शुरू हुआ है, वो सफ़र जो है उसको कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं था। ठीक है, सियासी लोग आवाम को मायूस नहीं करते, हम बाद दफ़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं, लेकिन मैंने जो बात आपसे की थी बतौर सदर PDM के और उस वक्त हम तहरीक पे थे, तो हमने कौम से ये बात नहीं छुपाई थी। हमें अंदाज़ा था कि दोबारा मुल्क को उठाने में काफ़ी वक्त लगेगा। अब सूरत हाल बेहतर तो हो रही है और IMF ने भी कुछ रास्ते से हटने की कोशिश की है, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र बिल्कुल कुछ मुख्तलिफ है। अमेरिका हो या मगरबी दुनिया, उसने पूरे खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान को निशाना क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया है कि हमने सिपैक मनसूबे की सूरत पे चाइना के साथ कुर्ब इख्तियार किया है और चाइना के करीब होने पर आज अमेरिका और मगरबी दुनिया सिर्फ पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि यहाँ पर चीन की जो सरमायाकारी है उसका रास्ता रोका जा सके। हमने जब इस तरफ कदम उठाए, IMF को फ्रंट मैन के तौर पर ड्यूटी दी गई कि पाकिस्तान को आप टाइट रखना है, उसकी मुश्किलात। तो अभी तक हम उन चीज़ों से उलझे हुए हैं और लड़ रहे हैं उन तमाम सूरत हाल से, बड़ी हिकमत के साथ हम जा रहे हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि तरक्की वाली पटड़ी पर अब आप देख रहे हैं, एक साल में मैं अगर महंगाई के मौजू पे से हट कर बात करूँगा तो मुल्क के अंदर मेगा प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो गए, मंसूबे हो, गरीब लोग मजदूरी के लिए उनको कुछ मिल गया है। अगर आपकी जेब में 5 रुपये थे और कीमत भी 5 रुपये थी और आज 20 रुपये हो गई है, तो 15-20 रुपये आपकी जेब में तो होना चाहिए ना, तब आप कुछ खरीद सकेंगे। तो गरीब आदमी के लिए वो मौके बनाना कि जहाँ पर वो कुछ कमा सके, कुछ अपने घर के लिए कुछ कर सके, तो वो मौके एक मुतबादल रास्ता था जो हमने इस पर पेशरफ्त की है और मुल्क भर में उसके लिए बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है उनका आगाज़ कर दिया गया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF ने एक फ्रंट मैन का किरदार अदा किया है, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने बड़ी हिकमत के साथ उनके साथ कुछ मामलात कर लिए हैं। बाज़ दफ़ा कभी आपको थोड़े से नुकसान के साथ भी फैसले करने होते हैं ताकि रास्ते खुल जाए। और उसके बाद अब हमारा जो ज़रूरत के ज़ख़ायर है वो तकरीबन दुगने तो हो गए हैं। जहाँ इमरान खान साहब ने 3.5 अरब पे छोड़ा था, वो कम से कम 10 अरब पहुँच गए हैं और मज़ीद बढ़ेंगे। अच्छा मौलाना साहब, मीडिया से कोई सीट एडजस्टमेंट होगी अगर इंतखाबात होते हैं सिंध के या पूरे मुल्क में? और क्या नवाज शरीफ का आपने क्या मशवरा दिया इलेक्शन से पहले आने का या ना आने का? वो भी आपके तादी और आपके करीबी दोस्त हैं। पहले आने का इलेक्शन से पहले जो होंगे नवाज शरीफ साहब आज दुबई पहुंच गए, आज दुबई आ गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने आने का फैसला खुद करना है। इसका मुल्क है, इस मुल्क में वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और जब भी आए पाकिस्तानी कौम उनको खुशामदीद कहेगी। अपना मुल्क है, अपना वतन है और यहाँ पर उनकी सियासी किरदार की ज़रूरत होगी। और रहा ये कि मैंने पहले भी बात की कि हम ज़िला लेवल पर एडजस्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों से भी कर सकते हैं। और GDA ने आज जिस तरह खूबसूरत हमें जवाब दिया है और जिस शाइस्ता अंदाज में उन्होंने पेशरफ्त के लिए आमादगी जाहिर की है, तो इंशाल्लाह हम भी उनको मायूस नहीं करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि आइंदा इंतखाबात जो है वो फौज की निगरानी में होने चाहिए, इस सिलसिले में बता दिएगा आपका क्या मौक़िफ़ है? पहले तो ये तय करो इलेक्शन होंगे और कब होंगे, निगरानी वाली बात। अच्छा मौलाना साहब जो है वो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं स्वीडन में जो कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई है,
یہ مسلسل، اور اب انہوں نے اتنی ڈھائی یہ کی ہے کہ جو وہ دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے. آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ احتجاج کر رہے ہیں. ایک جمہوری طریقہ، ایک سفارتی طریقہ یہ تو ہے اپنے جو ہے وہ سفیر کو واپس بلایا جائے اور سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. تو اس طرف حکومت کیوں نہیں دیکھ رہی؟ ایک انیشیٹو لے رہا ہے. ایک ملک ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم انیشیٹو لیں اور خود اپنا سفیر وہاں سے بلا لیں یا ان کا سفیر واپس کر دیں، لیکن وہ اسی لیول پر تمام کو آمادہ کرنا کہ پورا عالمی اسلام وہاں سے اپنے سفراء بلا لے واپس. اس پر کام ہوگا. کل کے مظاہرے کے لیے پوری قوم کو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سیکنڈ مولانا صاحب اگر اجازت دیں اور سائیں اگر آپ جی، جو سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی ہے، گستاخی کی گئی ہے، اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے کل پورے ملک میں مظاہروں کا اعلان کیا ہے، اور بالخصوص کراچی میں کل شام 4 بجے پریس کلب کے باہر بہت بڑا مظاہرہ ہوگا سویڈن حکومت کے خلاف اور حرمت قرآن کے حوالے سے. میں فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی معذرت کے ساتھ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور حضرت پیر سائیں کی اجازت سے میڈیا کے ذریعے پوری قوم کو اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ کل اس چیز سے ہٹ کر کے ہم کس مسلک سے ہیں، ہم کس جماعت سے ہیں، ہمارا کیا کام ہے، ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن کی عزت اور آبرو کے لیے ہم سب کو نکلنا چاہیے. تو کل کراچی کے عوام بالخصوص اور پورے سندھ کے عوام بالعموم کراچی پریس کلب پر پہنچ کر قرآن مجید کے حوالے سے یک آواز بن کر سویڈن کو بتائیں کہ مسلمان بغیرت نہیں ہیں اور کسی صورت ہم قرآن مجید کے حوالے سے کوئی گستاخی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بات میں دینا چاہتا ہوں کہ عالمی سطح پر یعنی مغربی دنیا اس طرح انہوں نے دہشت گردی کے نام پر اور شدت پسندی کے نام پر اور پتہ نہیں کیا کیا عنوانات دے کر مذہب کے گراف کو گرانے کے لیے، مذہب کو ایک جیسے ہم جرم کر رہے ہوں اس لیول پر دین اسلام کو لانے کے لیے جو انہوں نے کوششیں کی وہ ناکام ہو گئی. ہم نے سیاسی حکمت عملی کے ساتھ ان کو ناکام بنایا. ہم مذہبی لوگ ہوتے ہوئے، دینی مدارس سے وابستہ ہوتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو ملک کے ساتھ وابستہ رکھا، جمہوریت کے ساتھ رکھا، پارلیمنٹ کے ساتھ رکھا، آئین کے ساتھ رکھا، اور کوئی اشتعال کا راستہ جو ہے ہم نے نہیں دیا. اب چونکہ ان کی وہ جو خواہش تھی وہ ناکام ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنے تنگ نظر ہیں. ایک مسلمان بھی عدالت سے اجازت لے کر میدان میں آ گیا، لیکن اس نے کہا کہ انجیل اور زبور کا ذکر، انجیل اور تورات کا ذکر قرآن مجید میں ہے، میں تقدس کرتا ہوں، میں اس کا احترام کروں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسے بے حرمتی کریں. اور وہ قرآن کریم کو جلا رہے ہیں. یہ ہے وہ تنگ نظری، عدم برداشت، عدم تحمل جس کا مظاہرہ. تو یہ جو مغرب نے اپنے اوپر ایک لبادہ کہ ہم تو بڑے لبرلز ہیں، بڑے فراخ دل ہیں اور بڑے، یہ سارا نقاب اتر گیا ہے. وہ انتہائی متشدد ہیں، اسلام دشمن ہے، مسلمان دشمن ہیں، اور مسلمانوں کی دل آزاری کرنا، یہ اس کو آزادی رائے سے تعبیر کرنا، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مذہب ہو سکتا ہے، کوئی انسانیت ہو سکتی ہے، کوئی جمہوریت ہو سکتی ہے، کوئی اظہار رائے ہو سکتا ہے. دوسرے کو تکلیف پہنچانا، یہ تو میرے خیال میں کہیں دنیا میں اخلاقیات نہیں ہے. تو یہ دنیا اس وقت شکست کھا چکی ہے، معاشی لحاظ سے بھی شکست کھا چکی ہے. وہ معیشت جو گزشتہ 200-300 سال پہلے مغرب منتقل ہو گئی تھی اور ان کے کنٹرول میں معیشت آ گئی تھی، وہ دوبارہ ایشیا کی طرف لوٹ رہی ہے. وہاں پر بھی وہ ناکامی دیکھ رہے ہیں. اسلام کو انہوں نے مغلوب کرنے کی کوشش کی، ان کو دبانے کی کوشش کی، وہاں بھی وہ ناکام ہو گئے ہیں. اپنی اس ناکامی کو اب وہ اس قسم کی تنگ نظری سے، جذبات، غصہ، اشتعال کے ساتھ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے، اور کل جو پبلک کے سامنے ہم جائیں گے انشاءاللہ یہ پوری امت مسلمہ کو وحدت کی دعوت. مولانا صاحب، پی ڈی ایم میں کوئی اختلافات آ گئے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کے حوالے سے بھی خبریں چلی تھی کہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا نگران حکومت کے حوالے سے. مولانا صاحب آخری سوال وہ یہ کہ کے پی میں اس وقت خودکش دھماکے ہو رہے، بلوچستان میں قبائلی جھگڑے ہیں، سندھ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ اغوا ہو چکے.
इस वक्त मुल्क की जो लालिस की सूरत हाल है वो सबके सामने है। इस पे मौजूदा हुकूमत का क्या लाअमल है और अभी जो निगरान हुकूमत आ रही है उनका क्या लाअमल होगा और क्या ये कंट्रोल हो पाएगा, इसमें इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं? कंट्रोल तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जब एक बाकायदा हुकूमत बनेगी, एक मुस्तकिल हुकूमत पाकिस्तान, तो हम सारी चीज़ें जो है कलील-उल-मुद्दत बुनियादों पे कर रहे हैं। हम तवील-उल-मुद्दत बुनियादों पर बैठ कर पॉलिसियाँ बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कवर हो सकेंगी इंशाल्लाह।